धीरज, आज हमारी सुहाग रात है। कमरा हमारे पास सिर्फ एक है, कैसे होगा सब कुछ? देवरानी जी को तो बड़ी आग लगी हुई है सुहाग रात मनाने की। ये सब सोचना हमारा काम नहीं है। धीरज भाई, ऐसा करते हैं, तू अपना बिस्तर उस तरफ लगा, मैं अपना बिस्तर इस तरफ लगा लेता हूँ और बीच में पर्दा डाल देते हैं। लेकिन हमारे पास तो पर्दा भी नहीं है। अरे अपनी अपनी बीवियों से बात करते हैं, इनके पास तो ढेर सारी साड़ियाँ होंगी ना, उन्हीं साड़ियों से बीच में पर्दा डाल देते हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी बीवियों से साड़ी ली और साड़ी से ही कमरे के 2 भाग डिवाइड कर दिए, बीच में पर्दा डालकर। उसके बाद उन दोनों देवरानियों और जेठानियों की सुहागरात एक ही कमरे में मनाई गई। गजोधर के 2 बेटे धीरज और सुरेश बहुत नाकारा थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे, कुछ दिनों तक काम करते थे, फिर घर में बैठे रहते थे। धीरज, सुरेश, तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मैं ही तुम दोनों को पाला पोसा। जितना हो सकता था उतना मैंने किया। मेहनत मजदूरी करके तुम दोनों को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया, इसीलिए हम मकान नहीं बना पाए। पापा टेंशन मत लो, अभी हमारी उम्र ही क्या है, खेलने कूदने की उम्र है हमारी। पापा, आपने वो कहावत नहीं सुनी, बिना ऊपर वाले की मर्जी के एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। चल भाई धीरज, पिताजी ने तो आज हल्की कर दी, थोड़ा मूड फ्रेश करके आते हैं। सही कहा भाई तूने। अरे काम तो हम लोग कभी ना कभी करेंगे ही, हम लोग भूखे तो मरे नहीं जा रहे हैं। जब देखो तब लोगों के सामने हमें ताना दिया करते हैं। दोनों भाई मिलकर ठेके पर शराब पीने लगे। पीने के बाद रात में नशे की हालत में दोनों किसी दुकानदार से 5 रुपए के पीछे मारपीट करने लगे। तभी वहाँ पर पुलिस आ गई और उन्हें अरेस्ट करके ले गई। अगले दिन जब ये बात गजोधर को पता चली, तब वो अपने दोनों बेटों को छुड़ाकर अपने घर ले आए। देखो बेटो, ये आखिरी बार था। जो भी थोड़ा बहुत पैसे मेरे पास थे, वो पैसे वकील को देकर मैंने तुम दोनों को छुड़ा लिया है। इसके बाद अगर तुम लोग ऐसी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें जेल से नहीं छुड़ा पाऊंगा, फिर वहीं सड़ते रहना। हाँ। उस दिन दोनों बेटे कुछ नहीं बोले। अगले दिन गजोधर अपने खेतों में अकेले बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसके पास गांव के एक पंडित मिश्रा जी आकर बैठ गए। अरे गजोधर जी, क्या बात है, इस तरह अकेले मुंह लटकाकर खेतों में क्यों बैठे हो? अरे क्या बताऊं मिश्रा जी, आप मेरे दोनों आवारों बेटों को तो जानते ही हैं। उनकी माँ के गुजर जाने के बाद कितनी मुश्किल से उन्हें पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और ये लोग हैं कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो कभी न कभी दुनिया छोड़कर चला ही जाऊंगा, फिर ना जाने इन दोनों का क्या होगा। अपने दोनों बेटों की शादी कर दीजिए, फिर देखना कमाल। एक बार बीवियों की जिम्मेदारी आ जाएंगी ना, फिर ये क्या, इनका बाप भी सुधर जाएगा। हाँ, अगर आप बोलो तो मैं आपके दोनों बेटों का रिश्ता करवा सकता हूँ। आपको जैसा ठीक लगे कीजिए, क्योंकि मैं तो सब कुछ करके देख चुका हूँ। मिश्रा जी ने खुद जाकर सुरेश और धीरज से उनकी शादी की बात की। अपनी शादी की बात सुनते ही धीरज और सुरेश खुशी से झूम उठे। अरे पंडित जी, अभी तक आप कहाँ थे? हम दोनों को शादी की चुल बहुत पहले ही मची हुई है, पर पिताजी से तो मैं कुछ कह नहीं सकता था। हाँ पंडित जी, अगर पिताजी से अपनी शादी की बात करते तो वो हमें कुछ ना कुछ काम करने का ज्ञान देने लगते। कोई बात नहीं, ये रही लड़कियों की फोटो, तुम लोग देख लो, अगर पसंद हो तो बात आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, हमें लड़की बड़की नहीं देखनी, बस लड़की जिंदा होनी चाहिए, इतना काफी है हमारे लिए। तो इस तरह पंडित जी ने धीरज और सुरेश की शादी करवा दी। लेकिन उनका घर छोटा सा था। धीरज, आज हमारी सुहाग रात है, कमरा हमारे पास सिर्फ एक है, कैसे होगा सब कुछ? देवरानी जी को तो बड़ी आग लगी हुई है सुहागरात मनाने की। ये सब सोचना हमारा काम नहीं है। वो चारों लोग अपनी सुहागरात के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी गजोधर ने इशारे से धीरज और सुरेश को घर के बाहर बुलाया। बस इसी वजह से मैं तुम दोनों को काम करने को कहता था। तुम्हारी शादी के बाद मेरी जेब में कुछ नहीं बचा जो मैं मकान बना सकूं। अरे पिताजी, तो क्या हम 5 लोग एक ही कमरे में सोएंगे? आपके सामने तो आपकी बहुएं शर्माएंगी ना। तुम लोग मेरी फिक्र तो करो ही मत। अगर मेरी फिक्र तुम लोगों को जरा सी भी होती तो अब तक तुम लोग सुधर चुके होते। मैं जाकर छत पर सो जाऊंगा, तुम चारों लोग अपना अपना देखो। धीरज भाई, ऐसा करते हैं, तू अपना बिस्तर उस तरफ लगा, मैं अपना बिस्तर इस तरफ लगा लेता हूँ और बीच में पर्दा डाल देते हैं। लेकिन हमारे पास तो पर्दा भी नहीं है। अरे अपनी अपनी बीवियों से बात करते हैं, इनके पास तो ढेर सारी साड़ियाँ होंगी ना, उन्हीं साड़ियों से बीच में पर्दा डाल देते हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी बीवियों से साड़ी ली और साड़ी से ही कमरे के 2 भाग डिवाइड कर दिए, बीच में पर्दा डालकर। उसके बाद उन दोनों देवरानियों और जेठानियों की सुहागरात एक ही कमरे में मनाई गई। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन तभी एक रात जोरदार बारिश होने लगी। अरे खर्राटे मारना बंद कीजिए, देखिए बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। बाबूजी छत पर सो रहे होंगे, भीग गए होंगे वो। ये सुनकर धीरज और सुरेश दोनों की आंखें खुल गई। दोनों भाई भागकर छत पर गए तो गजोधर लेटा हुआ था। झमाझम बारिश हो रही थी। पिताजी उठिए, इतनी तेज बारिश में आप सो रहे हैं। पिताजी उठिए, इतनी तेज बारिश में आप इतनी गहरी नींद में सो गए। सुरेश और धीरज अपने पिता को जोर जोर से हिलाने लगे, लेकिन उनकी नींद नहीं खुली क्योंकि गजोधर अब ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। दोनों भाई जोर जोर से रोने लगे। पिताजी, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, आंखें खोलो पिताजी। पिताजी, आज से हम वो सब कुछ करेंगे जो आप कहते थे, प्लीज एक बार आंखें खोल दो। लेकिन गजोधर ने अपनी आंखें नहीं खोली क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुका था। मोहिनी, पिताजी सही कहते थे,
बेचारे अकेले ही उन्होंने हम दोनों बेटों को जवान किया और हम इतने हट्टे कट्टे होने के बावजूद उनके ही टुकड़ों पर पलते रहे। अगर हमने वक्त पर मेहनत करके मकान बना लिया होता तो आज पिताजी जिंदा होते। तुम दोनों को अब जाकर एहसास हुआ। इसीलिए जब भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग या हमारे माँ बाप कोई बात समझाते हैं तो उसे मानना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत दूर की सोचते हैं। हाँ पिताजी, अब जहाँ पर भी है हमें बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। मिश्रा जी, हमें अभी से काम करना है, कुछ काम दिलाइए। दोनों भाई पढ़े लिखे तो थे ही, इसीलिए उन्होंने बहुत सारी कंपनियों में अपना रिज्यूमे लगा दिया, लेकिन इतनी जल्दी तो काम मिलता नहीं। इसीलिए उसी दिन से वो लोग मजदूरी करने लगे। तुम दोनों गजोधर के बेटे हो ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे पिताजी भी मेरे अंडर ही काम करते थे। वो बहुत ही मेहनती थे। अक्सर मैंने उनको अकेले में रोते हुए देखा, लेकिन मुझे देखते ही वो अपने आंसुओं को पोंछकर काम में लग जाते थे। कहाँ है वो आजकल? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। मालिक की बातें सुनकर धीरज और सुरेश की आंखों में भी आंसू आ गए। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा, तो अब पिताजी के गुजर जाने के बाद तुम लोग काम कर रहे हो। इतने हट्टे कट्टे होकर तुम लोग अपने पिताजी की मदद करते तो उन्हें रोना नहीं पड़ता। वो तुम दोनों की वजह से ही परेशान रहते थे। आपने बिल्कुल सही कहा मालिक, हम लोगों ने कभी अपने पिता की बात नहीं मानी। आजकल के बच्चे भी ना, पिता के मरने के बाद ही उनकी वैल्यू पता चलती है। चलो चलो काम करो। वो दोनों काम करते रहे। कुछ दिनों बाद मिश्रा जी ने उन दोनों को अपने पास बुलाया। कमलेश, सुरेश, मैंने तुम लोगों के लिए कंपनी में बात कर ली है। मैं अपनी गारंटी पर तुम्हें वहाँ लगवा रहा हूँ नौकरी। हाँ, मन लगाकर काम करना। पहले की तरह मत करना कि 10-15 दिन काम किया और फिर छोड़ दिया। मिश्रा जी, अब आप हम लोगों को बार बार शर्मिंदा मत कीजिए। पिताजी के जाने के बाद हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। एक हफ्ते के अंत ही उन्हें नौकरी भी मिल गई। एक हफ्ते में जो उन्होंने कमाया था उससे थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करके उन्होंने अपने मकान की नींव रख दी। आप दोनों रो मत, ससुर जी जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मन बहलाने के लिए ये बातें अच्छी लगती है जानवी। क्या पता पिताजी कहाँ होंगे, हमें देख भी रहे होंगे या नहीं। काश पिताजी के जिंदा रहते हम लोगों ने इतनी मेहनत कर ली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो इस तरह से धीरे धीरे पैसे कमाकर 6 महीने के अंदर उन लोगों ने अपना मकान बना लिया और अपने मकान का नाम रखा गजोधर निवास। वक्त रहते वक्त को बदल डालिए, वरना पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा आपके पास।